हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज बीएसआई एकेडमी क्लासेस। बीएसआई एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत सारा स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी लोगों को थंबनेल से समझ ही आ रहा है कि आज हम किस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो आज हम अपने दिसंबर 2026 के लिए कंप्लीट सिलेबस देखेंगे और कंप्लीट स्ट्रेटजी भी साथ साथ क्या होनी चाहिए, क्या एग्जाम फैक्टर है यहाँ पर एग्जाम क्रैक करने के लिए, क्या क्या चीजें आती हैं, सारा का सारा इस वीडियो में हम जानेंगे। और बहुत लेंदी वीडियो भी नहीं होगी जिससे आप लोगों का समय भी ज्यादा खराब ना हो। तो सबसे पहले जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस दिसंबर 2026 के लिए सीरियस कैंडिडेट्स हैं, मैं आप लोगों को दोस्तों एक चीज बता दूं कि किसी भी एग्जाम को अगर आप लोगों को यहाँ पर प्रिपेयर करना है या स्टार्ट करना है, तो जो मेन कॉज है, जो मेन फैक्टर है एग्जामिनेशन के अंदर, वो ये तीन फैक्टर्स होते हैं जो बहुत जरूरी है। और अक्सर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर सिलेबस उठाते हैं और पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन ये तीन फैक्टर्स बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसमें नंबर 1 है दोस्तों, किसी भी एग्जाम का यहाँ पर एग्जाम पैटर्न क्या होता है। आखिरकार उस एग्जाम के पैटर्न में यहाँ पर आपको कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, ठीक है, या फिर आपके लिए फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके से आपके उस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एग्जाम पैटर्न आप लोगों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब एग्जाम पैटर्न का यहां पर अगर आप डायरेक्ट लिंक देखोगे तो इसका डायरेक्ट लिंक होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। जब तक आप जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं उनके आप एमसीक्यू क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके अगर आप एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हो, ठीक है, अगर आप एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करते हो तो ध्यान रखना, आपको यहां पर एग्जाम पैटर्न आप लोग कभी नहीं समझ पाओगे। एग्जाम पैटर्न आपने समझ लिया, पीवाईक्यू समझ लिया, अब इसका जो रामबाण निचोड़ है, यहां पर अगर आप लोगों को प्रिपरेशन करनी है तो सबसे पहले आपका उस पेपर के लिए सिलेबस क्या होता है, वो सिलेबस आपको कंप्लीट यहां पर याद होना चाहिए। मैं तो आपको ये बोलूंगा कि सिलेबस में अगर आपका यूनिट फर्स्ट है तो फर्स्ट क्या है, यूनिट सेकंड है सेकंड क्या है, यूनिट थर्ड है थर्ड क्या है, ऐसे सारी यूनिट्स यहां पर आपको याद होनी चाहिए। सबसे मेन रोल यहां पर सिलेबस आप लोगों के लिए निभाता है। क्लियर है। अब यहां पर सबको पता है कि यूजीसी नेट लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में दो पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 जो है वो स्पेसिफिक हो, पेपर 1 जो है कॉमन होता है सभी के लिए, और पेपर 2 जो होता है वो सभी के लिए स्पेसिफिक होता है। लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस का कोड आप लोगों को पता है 59, तो वैसे ही आप देखोगे तो आप पेपर 2 स्पेसिफिक पे पहुंच जाओगे। तो पेपर 1 यूजीसी नेट जेआरएफ फैक्ट 1 अगर देखोगे तो पेपर 1 इज कंपल्सरी फॉर ऑल नेट यूजीसी एस्पिरेंट्स। क्वेश्चन इन पेपर 1 इज नॉट स्पेसिफिक, ये स्पेसिफिक नहीं होता, ठीक है। अब पेपर 1 में फैक्ट 2 देख लेते हैं कि यहां पर टोटल क्वेश्चंस कितने आते हैं। जो कॉमन पेपर है आपका पेपर 1, ठीक है, जो आप लोगों का यहां पर कॉमन पेपर होता है, यानी कि पेपर 1 जो होता है वहां पर आप लोगों के कितने क्वेश्चंस पेपर 1 से पूछे जाते हैं। तो पेपर 1 से दोस्तों यहां पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं 50 क्वेश्चन। ईच क्वेश्चन यहां पर 2 मार्क्स का होता है। क्लियर है। तो टोटल मार्क्स 50 इंटू 2 इज इक्वल टू 100, ठीक है। यहां पर कोई भी दोस्तों नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। यहां पर अगर हम बात करें तो सबसे अच्छी चीज हम लोगों के लिए यह है कि यहां पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ध्यान देना, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ऑल द क्वेश्चंस आर कंपलसरी, जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो सभी की सभी कंपलसरी होते हैं। क्लियर है। अब फैक्ट 3 देख लेते हैं कि इट हैज 10 यूनिट। यहां पर अगर हम सेक्शन देखें पेपर 1 में कितनी यूनिट आती हैं, तो पेपर 1 में भी आप लोगों को यहां पर 10 यूनिट देखने को मिलती है, ठीक है। और हर एक यूनिट से अगर आप देखोगे तो हर एक यूनिट से आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। अब जब हर यूनिट से क्वेश्चन आ रहे हैं तो हम ऐसा भी नहीं कर सकते किसी यूनिट को छोड़ दें। तो यहां पर यूजीसी नेट ये कहना चाह रहा है कि सिलेबस आपका कंप्लीट होना चाहिए। तो इट हैज 10 यूनिट सेक्शन, ठीक है। तो आप लोगों के यहां पर अगर हर एक यूनिट से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपकी पूरी की पूरी यूनिट यहां पर कंप्लीट होनी चाहिए। ऊपर हमने देखा यहां पर कितने क्वेश्चंस मिल जाएंगे, यूनिट पेपर 1 से 50 क्वेश्चंस, ठीक है। 50 क्वेश्चन कितने मार्क के, यहां पर 2 मार्क्स के हैं, ठीक है। कितने मार्क्स हो गए आपके, यहां पर हो गए आप लोगों के 100 मार्क्स।
अब अधिकतर स्टूडेंट्स को मैंने ये देखा, यहां पर स्टूडेंट्स पता है गलती क्या करते हैं, पेपर वन जो कॉमन होता है उस लोगों को उस पेपर को बहुत हल्के में लेते हैं, जबकि जो पेपर वन है वो भी आप लोगों के लिए एक तरीके से बहुत ज्यादा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले क्यों करता है? क्योंकि 100 मार्क्स यहां पर स्कोरिंग, ठीक है, ये एक तरीके का आपका स्कोरिंग पार्ट, आप चाहो तो इसमें आसानी से स्कोर कर सकते हो पेपर वन में। क्लियर है? अब हम लोग आ जाते हैं यहां पर हमारा जो स्पेसिफिक पार्ट है, ठीक है, पेपर टू लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस का जो यहां पर स्पेसिफिक पार्ट होता है, उसमें आप लोगों को कितनी यूनिट देखने को मिलती है? तो उसमें आप लोगों को 10 यूनिट्स देखने को मिलती है। कितनी यूनिट्स देखने को मिलती है? 10 यूनिट्स देखने को मिलती है, और हर एक यूनिट से आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हर एक यूनिट से आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो टोटल क्वेश्चन कितने हो गए? 10 इंटू 10 बराबर 100। ठीक है, कितने मार्क्स का होता है? तो एक क्वेश्चन यहां पर 2 मार्क्स का होता है, तो 100 इंटू 2 बराबर 200। तो यहां पर कितने मार्क्स हो गए? 200 मार्क्स का आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। और ये भी जो है ये भी काफी ज्यादा यहां पर ये स्पेसिफिक होता है, जैसे यहां पर सारी की सारी यूनिट्स आपका जो सब्जेक्ट कोड है, जिस सब्जेक्ट में आप यूजीसी नेट दे रहे हो वहां से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहां पर भी आपकी नो नेगेटिव मार्किंग होती है और ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी होता है। तो अगर दोस्तों यहां पर बात करें, पेपर वन और पेपर टू दोनों ही यहां पर इंपोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, चाहे आप पेपर वन को देख लो, चाहे आप पेपर टू को देख लो, दोनों ही यहां पर इंपोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पेपर टू जो होता है वो एक तरीके का स्पेसिफिक होता है, और जो आप लोगों का पेपर वन होता है वो आप लोगों का कॉमन पेपर होता है। पेपर वन जो होता है वो कॉमन होता है और पेपर टू जो होता है वो स्पेसिफिक होता है। ठीक है, यहां पर आप लोगों के 50 क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं पेपर वन में। पेपर टू जो है इसमें आप लोगों को 100 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, अब 150 आपको यहां पर टोटल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 मार्क्स के होते हैं यहां पर 300। अगर आप लोग यहां पर 60% मार्क्स यहां पर अगर आप ले लेते हो, ऑन एन एवरेज में बता रहा हूं, तो कहा जाएगा जनरल कैटेगरी में लगभग आप जेआरएफ या नेट आप आसानी से क्रैक कर सकते हो। अब मेन रीजन यहां पर जो क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन का तरीका कैसा होता है। तो क्वेश्चन के तरीके की दोस्तों अगर हम बात करें तो मैंने आपको 3 पैटर्न जो मेन इंपोर्टेंट बताए थे। वो पहला था एग्जाम पैटर्न, एग्जाम पैटर्न के बाद आपका सिलेबस, और सिलेबस के बाद आपका पीवाईक्यू। तो यहां पर अगर आप एग्जाम पैटर्न पे जाओगे तो सिलेबस तो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं कि क्या यहां पर कंप्लीट सिलेबस होता है, लेकिन आप एग्जाम पैटर्न पर जाओगे तो एग्जाम पैटर्न जो है यहां पर वहां पर आपको काफी ज्यादा कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहां पर आपको कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन, फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस यहां पर बहुत कम या लगभग ना के बराबर होते हैं। अगर आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, तो आप यहां पर एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हो। तो सिलेबस अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एग्जाम पैटर्न हम लोगों ने ऑलमोस्ट समझ लिया कि यहां पर पेपर वन पेपर टू में यहां पर एग्जाम होता है। पेपर वन जो है वो कॉमन होता है सॉरी, पेपर वन जो होता है वो कॉमन होता है, पेपर टू जो होता है वो स्पेसिफिक होता है। पेपर वन में आप लोगों को यहां पर 50 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और पेपर टू में आप लोगों को यहां पर 100 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा हर एक क्वेश्चन यहां पर 2 मार्क्स का होता है, ये भी हम लोगों ने देख लिया। यहां पर नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है, यहां पर जो नेगेटिव मार्किंग है वो नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है। ऑल दी क्वेश्चंस आर कंपलसरी होते हैं, तो बिना डरे आप सारे पेपर यहां पर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। लेकिन एक चीज बताऊं, पेपर आप लोगों का लेंदी आता है। अगर आप लोगों ने पेपर दिया होगा तो आप लोगों को समझ आएगा कि पेपर थोड़ा सा लेंदी होता है। अगर टाइम की बात करूं तो आपको 3 आवर्स यानी कि 3 घंटे मिलते हैं। अब अगर आप यूजीसी नेट जेआरएफ यहां पर क्लियर कर लेते हो तो आप लोग सोचते हो यहां पर आपको क्या मिलेगा। देखो दोस्तों, जेआरएफ क्लियर करने के बाद तो आपकी लाइफ एक तरीके से ये समझो सेट है। जूनियर रिसर्च फेलोशिप इसकी फुल फॉर्म होती है, और यहां पर जो सरकार की तरफ से आपको स्कॉलरशिप मिलती है हर बार, और जो स्कॉलरशिप भी मिलती है वो लगभग 50 to 50,000 पर मंथ होती है, और वो आपको 5 ईयर तक सरकार देती है। और उस 5 ईयर में आप अपनी पीएचडी कंप्लीट कर सकते हो, और जब आप अपनी पीएचडी कंप्लीट कर लेते हो तो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर
ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर रिसर्च फेलोशिप के अंदर रख लिया जाता है, जो कि एक बहुत बड़ी ग्रेड की पोस्ट होती है। या उसी तरीके से अगर आप यहां पर यूजीसी नेट क्लियर कर लेते हो तो आप लोगों को पता होगा जो स्टेट वाइज यहां पर असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेजों में वैकेंसी आती है वो आप लोग दे सकते हो। ठीक है, इसके अलावा कई सारी अलग अलग विभिन्न राज्यों में लाइब्रेरियन के अंदर पोस्ट निकलती है जिसमें यूजीसी नेट मांगते हैं। तो ऐसे कई सारे ऑप्शंस आप लोगों के पास यूजीसी नेट क्लियर करने के बाद खुल जाते हैं। क्लियर है। और इस देश में अगर सबसे आरामदायक नौकरी की बात करूं तो वो यहां पर सबसे ज्यादा आरामदायक नौकरी लाइब्रेरियन की ही मानी जाती है। अब यहां पर आप लोगों का सिलेबस क्या है, सिलेबस जो पेपर 2 का स्पेसिफिक सिलेबस है वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जो आप लोगों का पेपर 2 है, पेपर 2 जो स्पेसिफिक है वो आखिरकार सिलेबस यहां पर आप लोगों का क्या होने वाला है। ठीक है, वो सिलेबस आप लोगों का क्या होने वाला है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले भी हम लोगों ने देखा कि यहां पर 10 यूनिट्स में आप लोगों का सिलेबस डिस्क्राइब है। कितने यूनिट्स में डिस्क्राइब किया गया? 10 यूनिट्स में। यूनिट 1 अगर बात करें तो यूनिट 1 में दोस्तों यहां पर सबसे पहला जो है उसमें आप लोगों को डेटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड विजडम यानी कि DIKW पढ़ा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यूनिट 1 में ही सेकंड टॉपिक की अगर बात करूं तो आप इंफॉर्मेशन लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ते हो, जिसमें इंफॉर्मेशन लाइफ साइकिल में जनरेशन क्या क्या है, उसमें कलेक्शन क्या है, स्टोरेज क्या है और डिसेमिनेशन क्या होता है। फिर नेक्स्ट आप यहां पर पॉइंट पे आते हो तो रोल ऑफ इंफॉर्मेशन इन प्लानिंग मैनेजमेंट, सोशियो इकोनॉमिक, कल्चरल, एजुकेशनल एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट क्या क्या होता है। उसके बाद दोस्तों आपका फोर्थ पॉइंट आता है इंफॉर्मेशन साइंस यानी कि रिलेशनशिप विद अदर ऑब्जेक्ट्स, इंफॉर्मेशन सोसाइटी एंड नॉलेज सोसाइटी आप लोगों का यूनिट 4 हो जाता है। सॉरी यूनिट फर्स्ट में 4 पॉइंट हो जाता है। यूनिट फर्स्ट में अगर हम 5th पॉइंट की बात करें तो यहां पर हम कम्युनिकेशन के क्या क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं, कम्युनिकेशन के टाइप्स के बारे में, उनकी थ्योरीज के बारे में, कम्युनिकेशन के मॉडल्स के बारे में, चैनल्स एंड बैरियर्स के बारे में और स्कॉलरी कम्युनिकेशन में क्या एट प्रेजेंट ट्रेंड चल रहा है इसके बारे में हम बात करते हैं। यूनिट 1 में अगर हम 6 टॉपिक की बात करें दोस्तों तो इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री की हम बात करते हैं। इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री में आप लोगों को जनरेटर्स, प्रोवाइडर्स एंड इंटरमीडियरीज आपको देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको आईपीआर एंड लीगल इश्यूज के बारे में बात की जाती है जो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आईपीआर एंड लीगल इश्यूज में क्या क्या कैटेगरीज होती हैं, क्या कन्वेंशन है, कितनी ट्रीटीज होती हैं और क्या क्या लॉज होते हैं, यह आप लोगों को देखने को मिलता है। उसके बाद पॉइंट नंबर 8 की बात करें तो आपको प्लेगरिज्म, कॉन्सेप्ट्स एंड टाइप्स देखने को मिल जाते हैं। पॉइंट नंबर 9 की बात करें दोस्तों आरटीआई और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के बारे में आपसे पूछा जाता है। और पॉइंट नंबर 10 की बात करें तो नेशनल नॉलेज कमीशन क्या है और कब बना, किस लिए बना और यहां पर नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज किस तरीके से क्या क्या काम करती हैं ये आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। यूनिट 2 दोस्तों आप लोगों की बहुत इंपॉर्टेंट होती है और बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है, बहुत आसान सी यूनिट है। ठीक है, अगर आप लोगों को लाइब्रेरियन के अंदर थोड़ा भी इंटरेस्ट है तो ये यूनिट में आप लोगों को बहुत मजा आता है, क्योंकि यहां पर हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरीज इन इंडिया के बारे में बात की जाती है कि यहां पर जो लाइब्रेरीज है उनका हिस्टोरिकल डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ था। अब उस हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में दोस्तों यहां पर कई तरह की अलग अलग बात की जाती है, जैसे कि यहां पर ब्रिटिश काल से पहले, आधुनिक भारत के बाद और ब्रिटिश टाइम पीरियड में कैसे कैसे यहां पर लाइब्रेरीज का विकास हुआ था और इन लाइब्रेरीज के डेवलपमेंट के लिए कौन कौन सी यहां पर कमेटीज एंड कमीशंस बनाए गए थे, इनकी भी बारे में बात की जाती है। सेकंड दोस्तों अगर बात करें सेकंड पॉइंट की यूनिट सेकंड में तो टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज क्या है, कौन कौन सी लाइब्रेरीज होती है, जैसे कि एकेडमिक लाइब्रेरी हो गई, पब्लिक लाइब्रेरी हो गई, स्पेशल लाइब्रेरी हो गई, नेशनल लाइब्रेरी हो गई और इनके साथ साथ इनका काम क्या होता है। पॉइंट नंबर 3 पे आए तो लाइब्रेरी लेजिस्लेशन एंड लाइब्रेरी एक्ट्स इन इंडिया स्टेट्स के बारे में बात की जाती है कि लाइब्रेरी जो एक्ट्स है इंडियन स्टेट्स में वो कब कब किसके द्वारा पारित किए गए थे और लाइब्रेरी लेजिस्लेशन क्या कहता है। इसके साथ साथ दोस्तों द प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट क्या है, ये किस लिए लाया गया, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। इसके बाद अगर हम चलें तो द डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट के बारे में बात की जाती है। यूनिट सेकंड में अगर हम पॉइंट नंबर 4 पे बात करें तो लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस के बारे में बात की जाती है। ठीक है, जैसे आपने सबने पढ़ा होगा SR रंगनाथन जिन्हें फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया कहा जाता था, उन्होंने 5 लॉज दिए थे। ठीक है, बुक्स आर फॉर यू, सबको पता है। ठीक है, उसी प्रकार से यहां पर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस प्रोफेशन के बारे में बात की जाती है कि लाइब्रेरियनशिप एज अ प्रोफेशन क्या है,
उसके अंदर क्या क्या प्रोफेशनल स्किल्स होनी चाहिए, क्या क्या यहां पर कॉम्पिटेंसेस होनी चाहिए, उसकी प्रोफेशनल इथिक्स क्या क्या होती है। अब इसी प्रकार से लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के अंदर कौन कौन से कितने सारे प्रोफेशनल एसोसिएशन हैं, इनके बारे में बात की जाती है। जैसे कि नेशनल अगर है तो ILA क्या है, IAS LIC क्या है, IAT LIS क्या है, इसके बारे में बात की जाती है। इंटरनेशनल प्रोफेशनल एसोसिएशन में IFLA क्या है, ठीक है, ALA क्या है, क्लिप क्या है, ASLB क्या है, SLA क्या है। रोल ऑफ UGC क्या है, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन क्या है, RRLF के नाम से जानते हैं। और यूनेस्को जो है वो डेवलपमेंट और प्रमोशन इन लाइब्रेरीज में किस तरीके से और कैसे काम करता है, ये जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहां पर पॉइंट नंबर 7 की बात करें तो लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एजुकेशन इन इंडिया आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, कि लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एजुकेशन इन इंडिया में क्या क्या चीज जरूरी है और कैसे यहां पर एजुकेशन प्रोवाइड की जानी चाहिए। पॉइंट नंबर 8 की बात करें तो लाइब्रेरी पब्लिक रिलेशंस क्या और एक्सटेंशन एक्टिविटीज उसकी क्या क्या होती है, इसके बारे में आपसे बात की जाती है। पॉइंट नंबर 9 की बात करें तो यहां पर लाइब्रेरी के अंदर टाइप ऑफ यूजर क्या है और यूजर स्टडीज और यूजर एजुकेशन के लिए क्या क्या आवश्यकता होती है, यह आपसे पूछा जाता है। पॉइंट नंबर 10 की अगर बात करें तो इंफॉर्मेशन लिटरेसी की आवश्यकता क्यों पड़ी, उस इंफॉर्मेशन लिटरेसी के लिए उसके एरियाज कौन कौन से हैं, उसके स्टैंडर्ड्स कौन कौन से हैं, उस इंफॉर्मेशन लिटरेसी के लिए उसके टाइप्स एंड मॉडल्स कौन कौन से हैं, और आखिरकार ट्रेंड्स क्या क्या है जो इंफॉर्मेशन लिटरेसी के लिए बहुत ज्यादा यहां पर जाने जाते हैं। क्लियर है। चलो यूनिट 3 पे आ जाते हैं। यूनिट 3 इंफॉर्मेशन के बारे में बात की जाती कि यहां पर इंफॉर्मेशन सोर्सेस किस तरीके से यहां पर कलेक्ट किए जाते हैं, आखिरकार उस इंफॉर्मेशन सोर्सेस का नेचर क्या है, उस इंफॉर्मेशन सोर्सेस का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसके टाइप्स क्या है और उसके फॉर्मेट्स क्या है, ये बारे में बात की जाती है। सेकंड अगर बात करें तो सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन, यहां पर प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होता है, सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होता है, टर्शरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होता है और इसके अंदर डॉक्यूमेंट्री और नॉन डॉक्यूमेंट्री किस तरीके से काम की जाती है, ये देखा जाता है। अब इसी प्रकार से यहां पर प्राइमरी इंफॉर्मेशन सोर्सेज में क्या क्या इंफॉर्मेशन सोर्सेज आते हैं, जैसे कि प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक में जर्नल्स आ जाती हैं, कॉन्फ्रेंस प्रोसीजिंग आ जाती है, पेटेंट्स आ जाते हैं, स्टैंडर्ड्स आ जाते हैं, थीसिस एंड डिसर्टेशंस आ जाते हैं और ट्रेड लिटरेचर आपको प्राइमरी इंफॉर्मेशन में देखने को मिलता है। चाहे प्राइमरी इंफॉर्मेशन सोर्स हो, सेकेंडरी इंफॉर्मेशन सोर्स हो, चाहे वो टर्टरी इंफॉर्मेशन सोर्स हो, हर बार यहां पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया अगर आप यूजीसी नेट के यहां पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाओगे। और मैंने आप लोगों के लिए इसको बहुत अच्छे से मैराथन सीरीज में भी कंप्लीट करा था, जो हम लोगों ने मैराथन यहां पर कंप्लीट करी थी। उसके बाद सेकेंडरी इंफॉर्मेशन सोर्स आ जाता है, उसमें प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक के बारे में बात की जाती है, उसमें डिक्शनरीज क्या है इनके बारे में बात की जाती है, एनसाइक्लोपीडियाज, बिब्लियोग्राफी ये क्या है, इंडेक्सिंग और एब्स्ट्रैक्टिंग किस तरीके से काम करता है, स्टैटिस्टिकल सोर्सेज क्या है, उसके हैंडबुक्स क्या है और उसके मैनुअल्स क्या है, ये सारी की सारी चीजें आपको देखने को मिलती है। पॉइंट नंबर 5 की बात करें तो टर्शरी इंफॉर्मेशन सोर्सेज में यहाँ पर प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक की चीजें आ जाती हैं, जिनमें आप लोगों की यहाँ पर डायरेक्टरीज हो गई, ईयर्स बुक्स हो गई, एल्मनास हो गई, ये आपको सारी चीजें देखने को मिलती है। अब यूनिट 3 से हर बार आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे पॉइंट नंबर 6 की अगर बात करें तो रेफरेंस सोर्सेस की अगर हम देखें तो बिब्लियोग्राफिकल हो गया, बायोग्राफिकल हो गया, एजुकेशनल हो गया, लैंग्वेज एंड ज्योग्राफिकल हो गया। कौन कौन से उस प्राइमरी, टर्शरी और सेकेंडरी इंफॉर्मेशन सोर्सेस को कलेक्ट करने के लिए वहां पर रेफरेंस के तौर पर कौन कौन से सोर्सेस यूज किए जाते हैं, ये आपको देखने को मिल जाएगा। पॉइंट नंबर 7 है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज। इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज में कौन कौन से सब्जेक्ट गेटवेज होते हैं, कौन कौन से वेब पोर्टल्स देखने को मिलते हैं, बुलेटिन बोर्ड क्या होती है, डिस्कशन फॉर्म्स क्या होते हैं और ग्रुप्स क्या होते हैं, सभी आपको देखने को मिल जाता है। पॉइंट नंबर 8 पे आ गए तो डेटाबेस के बारे में बात कर लेते हैं। डेटाबेस में चाहे वो बिब्लियोग्राफिक फॉर्म हो, न्यूमेरिक फॉर्म हो, फुल टेक्स्ट फॉर्म हो, मल्टीमीडिया फॉर्म हो, या इसके साथ साथ जो ओपन एक्सेस डेटाबेस हो, वो कुछ भी हो, सभी देखने को मिल जाएंगे। फिर आखिरकार जो ह्यूमन और इंस्टीट्यूशनल के रिसोर्सेज होते हैं वो क्या क्या होते हैं, ये देखने को मिल जाते हैं। पॉइंट नंबर 10 में दोस्तों उन रेफरेंस सोर्सेज का और वेब रिसोर्स का इवोल्यूशन क्या होना चाहिए, ये आपको देखने को मिल जाता है। यूनिट 4 की बात करें तो यूनिट 4 में आपको कम्युनिटी इंफॉर्मेशन सर्विस, इसमें भी आपको रेफरेंस सर्विस को और डिस्क्राइब किया गया। कम्युनिटी इंफॉर्मेशन सर्विस यानी कि CIS क्या है, आप लोगों की जो रेफरेंस सर्विस है उसके कॉन्सेप्ट्स एंड टाइप्स क्या है, रेफरल सर्विसेज क्या होती है। पॉइंट नंबर 3 में अलर्टिंग सर्विसेज की जो हम बात करते हैं, चाहे वो CAS हो,
चाहे वो एसडीआई हो, चाहे वो इंटर लाइब्रेरी लोन हो, या फिर डॉक्यूमेंट डिलीवरी हो, सारी चीजें आ जाती हैं। सॉरी। पॉइंट नंबर 4 में मोबाइल बेस्ड लाइब्रेरी सर्विस एंड टूल्स के बारे में बात की जाती है कि आखिरकार जो लाइब्रेरी सर्विस एंड टूल्स में कौन कौन से मोबाइल बेस्ड यहां पर चीजें चली जा रही, चाहे वो मोबाइल ओपैक हो, मोबाइल डेटाबेसेस हो, मोबाइल लाइब्रेरी वेबसाइट हो, लाइब्रेरी एप्स हो, मोबाइल लाइब्रेरी इंस्ट्रक्शन हो, ऑगमेंटेड रियलिटी हो, एसएमएस अलर्ट्स हो, जियो लोकेशन हो, या फिर रेफरेंस इंक्वायरी हो, सभी आपसे पूछा जाता है। पॉइंट नंबर 5 में वेब 2.0 3.0 के बारे में बात की जाती है। इसमें लाइब्रेरी 2.0 में क्या क्या कॉन्सेप्ट्स थे, क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या उसके कंपोनेंट्स हैं, इंस्टेंट मैसेजिंग आखिरकार क्या होती है, आरएसएस फीड्स आखिरकार किस तरीके से काम करता है, पॉडकास्ट क्या है, वॉडकास्ट क्या है, आज का लाइब्रेरियन जो आपका यहां पर मोबाइल सर्विस टूल बनाया गया है वो कैसे काम करता है। पॉइंट नंबर 6 की अगर आप बात करोगे तो कोलैबोरेटिव सर्विसेज में सोशल नेटवर्क्स, एकेडमिक सोशल नेटवर्क, सोशल टैगिंग और सोशल बुकमार्किंग क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैंने कई बार आपको डिस्क्राइब किया है। वेब के अंदर स्केल डिस्कवरी सर्विस क्या होता है। इसके साथ साथ जितने भी ये नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड नेटवर्क हैं वो सारे के सारे यहां पर आ जाते हैं। फिर उसके बाद जितने भी इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम और नेटवर्क है वो आपको सारे को देखने को मिल जाते हैं। पॉइंट नंबर 10 में दोस्तों लाइब्रेरी रिसोर्स शेयरिंग और लाइब्रेरी कंसोर्टिया, चाहे वो नेशनल लेवल पर हो, इंटरनेशनल लेवल पर हो, वे किस तरीके से काम करता है ये आपको देखने को मिल जाएंगे। यूनिट 5 पे आ जाते हैं। यूनिट 5 की बात करें तो पहला पॉइंट है यहां पर यूनिवर्स ऑफ नॉलेज क्या है। अब यूनिवर्स ऑफ नॉलेज यानी कि ब्रह्मांड के ज्ञान में आपके उसमें क्या क्या नेचर्स होते हैं, क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं। उस यूनिवर्स ऑफ नॉलेज के अंदर फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट्स हो गए, चाहे वो मोड्स हो गए, वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 2 पे आप चलोगे तो आखिरकार नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, उस नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन का क्लासिफिकेशन किस तरीके से किया जाता है, उस नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन में टेक्सोनॉमी, फॉक्सोनॉमी, ट्रेंड्स एंड क्लासिफिकेशन किस तरीके से यहां पर चलता है। एक सेकंड। ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो यूनिवर्स ऑफ नॉलेज जो है यानी कि ब्रह्मांड का ज्ञान वो किस तरीके से काम कर रहा है, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन क्या है, उसका क्लासिफिकेशन, चाहे उसकी थ्योरीज की बात कर लें, कैनन्स एंड प्रिंसिपल्स की बात कर लें। सिंपल नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम क्या है, एसकेओएस। उसके अंदर चाहे वो टेक्सोनॉमी हो गया, फॉक्सोनॉमी हो गया, और ट्रेंड्स इन क्लासिफिकेशन किस तरीके से काम करता है। पॉइंट नंबर 3 की बात करें तो मैपिंग ऑफ सब्जेक्ट्स कैसे काम करता है। आप लोगों को रंगनाथन के डीडीसी, यूडीसी, सीसी के बारे में पता होगा। पॉइंट नंबर 4 पे अगर हम चले तो नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन क्या है। नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चाहे कैटलॉगिंग हो गया, कैनन्स एंड प्रिंसिपल्स हो गया, सेंट्रलाइज्ड एंड कोऑपरेटिव कैटलॉग हो गया। लाइब्रेरी की अगर हम कैटलॉगिंग करते हैं बुक्स के अंदर तो उसके कितने सारे कोड्स होते हैं, और आखिरकार वो कोड्स में सीसीसी और जो न्यू अपडेट मॉडल जो आया है यानी कि एएसीआर सेकंड, वो किस तरीके से यहां पर काम कर रहा है। क्लियर। उसके बाद अगर आपने बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स फॉर्मेट्स के बारे में बात करी हो तो बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड फॉर्मेट और डिस्क्रिप्शन में लगातार अपडेट आ रहे हैं। पहले आईएसबीडी था, फिर मार्क 21 आ गया, उसके बाद सीसीएफ हो गया, आरडीए हो गया, एफआरबीआर हो गया। तो ये अपडेशन कौन कौन से आ रहे हैं, सारे अपडेशन आपको देखने को मिल जाएंगे। पॉइंट नंबर 6 की बात करें तो स्टैंडर्ड फॉर बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन इंटरचेंज एंड कम्युनिकेशन क्या होता है, कैसे काम करता है। मेटाडेटा स्टैंडर्ड्स क्या क्या है, डबलिन कोर, मार्क 21, ये किस तरीके से काम करता है। पॉइंट नंबर 8 की बात करें तो इंडेक्सिंग सिस्टम और उसके अंदर टेक्निक्स क्या क्या होती हैं। प्री कोऑर्डिनेट, पोस्ट कोऑर्डिनेट क्या है, थोड़े से टेक्निकल टर्म्स हैं ये कि आखिरकार जो इंडेक्सिंग सिस्टम के अंदर प्री कोऑर्डिनेट है वो कैसे काम कर रहा है, इंडेक्सिंग सिस्टम में पोस्ट कोऑर्डिनेट है वो कैसे काम कर रहा है।
ठीक है, टाइटल बेस्ड वोकेबलरी कंट्रोल कैसे काम करती है। पॉइंट नंबर 9 में एब्स्ट्रैक्टिंग टाइप्स एंड गाइडलाइंस आ जाती है। पॉइंट नंबर 10 की बात करोगे तो इंफॉर्मेशन रिट्राइवल सिस्टम, उस इंफॉर्मेशन रिट्राइवल सिस्टम के अंदर आपको फीचर्स हो गए, कंपोनेंट्स हो गए, मॉडल्स हो गए, इवैल्यूएशन हो गए, ये सभी देखने को मिल जाता है। यूनिट 6 मैनेजमेंट से रिलेटेड है, इंटरेस्टिंग यूनिट है, आसान यूनिट है कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल, फंक्शंस एंड स्कूल थॉट्स क्या है। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स में आखिरकार मैनेजमेंट में क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है, जैसे कि बुक सिलेक्शन करना है, बुक सिलेक्शन में लाइब्रेरी एक्विजिशन करना है, स्टॉक वेरिफिकेशन करना है, कंट्रोल मेजर्स ऑफ लाइब्रेरी मटेरियल्स करना है, तो ये सारी चीजें यहां पर आपको जरूरत पड़ती है। पॉइंट नंबर 3 की बात करें तो एचआरएम यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, उसमें प्लानिंग क्या क्या होनी चाहिए, जॉब एनालिसिस, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब इवैल्यूएशन। ठीक है, अगर आप पोस्ट कॉर पढ़ते हो तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेटिंग, ठीक है, मोटिवेशन, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस का अप्रेजल स्टाफ के किस आधार पर किया जाता है, वो सारी चीजें आ जाती है। पॉइंट नंबर 4 पे चले तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन लाइब्रेरी, आखिरकार यहां पर लाइब्रेरीज को रन और रूल करने के लिए उनके सोर्सेज ऑफ फाइनेंस क्या होने चाहिए, रिसोर्स मोबिलाइजेशन किस तरीके से होते हैं और कैसे काम करते हैं, बजटिंग मेथड्स कितने हैं, कॉस्ट इफेक्टिव है या नहीं है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, एनुअल रिपोर्ट्स क्या दे रहे हैं। क्लियर। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर यहां पर चाहे वो सॉर्ट हो, पेस्ट हो, पर्ट हो, सीपीएम हो, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पर करा चुकी है, ये आपको देखने को मिल जाएगा। पॉइंट नंबर 6 की बात करें तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट टीक्यूएम, अब इस टीक्यूएम में उसके कॉन्सेप्ट्स क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है, 6 सिग्मा इवैल्यूएशन क्या होता है, कैसे काम करता है। ठीक है। पॉइंट नंबर 7 की बात करें तो लाइब्रेरी के अंदर लाइब्रेरी बिल्डिंग, फर्नीचर एंड इक्विपमेंट्स क्या है और ये किस तरीके से काम करते हैं। ग्रीन लाइब्रेरी बिल्डिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, वो कैसे काम करता है, इसके अंदर इंफॉर्मेशन कॉमन्स क्या है, सिक्योरिटी एंड सेफ्टी क्या है, ये आपको देखने को मिल जाएंगे। पॉइंट नंबर 8 पे आ जाओ तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में एमआईएस हो गया, एमबीओ हो गया, चेंज मैनेजमेंट हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया और क्राइसिस मैनेजमेंट हो गया, वो क्या है और कैसे काम करता है, ये आपको देखने को मिलेगा। पॉइंट नंबर 9 में आपको नॉलेज मैनेजमेंट के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, जितने भी टूल्स हैं, जितने भी कंपोनेंट्स हैं, जितने भी आर्किटेक्चर है, वो आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद फिर जितने भी लाइब्रेरी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज है, उनकी मार्केटिंग किस तरीके से की जाती है, उनकी मार्केटिंग में आखिरकार चाहे प्लान है, रिसर्च है, स्ट्रेटजीज है, मिक्स सेगमेंटेशन है, प्राइसिंग है, एडवर्टीजिंग है, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी है, वो कैसे और कितना तरीके से होना चाहिए, ये आपको देखने को मिल जाएगा। फिर वही यूनिट 7 पे आए तो यूनिट 7 यहां पर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में, कंप्यूटर हार्डवेयर में, सॉफ्टवेयर, स्टोरेज डिवाइस, इनपुट आउटपुट डिवाइस कैसे काम करती है, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर में सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किस तरीके से काम कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 3 की अगर बात करो तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आ जाती है, जिसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, प्रोसीजरल हो गया, हाई लेवल हो गया, स्क्रिप्टिंग, वेब लैंग्वेजेस, ये कैसे काम कर रही है। यूनिट 7 में अगर हम 4th पे चले तो टेली कम्युनिकेशन के अंदर ट्रांसमिशन चैनल्स क्या है, मोड और मीडिया क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आईएसडीएन आपसे पूछा जाता है, पीएसडीएन आपसे पूछा जाता है, जितने भी स्टैंडर्ड एंड प्रोटोकॉल से वो आपसे पूछ ही लिए जाते हैं। यूनिट 7 में ही पॉइंट नंबर 5 पे वायरलेस कम्युनिकेशन क्या होता है। वायरलेस कम्युनिकेशन के अंदर जो मीडिया है, वाईफाई, लाईफाई, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, मोबाइल कम्युनिकेशन, ये कैसे काम कर रहा है। पॉइंट नंबर 6 पे कंप्यूटर नेटवर्क में टोपोलॉजीज, टाइप्स ऑफ नेटवर्क, लैन, वैन, मैन, ये कैसे काम करते हैं। इंटरनेट में वेब ब्राउजर क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, ईमेल क्या है, सर्च इंजन क्या है, मेटा एंड एंटिटी सर्च इंजन क्या है। पॉइंट नंबर 8 पे जितने भी इंटरनेट के प्रोटोकॉल्स एंड स्टैंडर्ड्स हैं, चाहे वो HTTP हो, चाहे FTP हो, SHTTP हो, SMTP हो, TCP IP हो, URL हो, ये कैसे काम कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 9 की अगर बात करें तो हाइपर टेक्स्ट हो गया, हाइपर मीडिया हो गया, मल्टीमीडिया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड टेक्नोलॉजी, ये आ जाता है। पॉइंट नंबर 10 में दोस्तों डेटा की सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी, फायरवॉल्स, क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, एंटी स्पाईवेयर, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, ये किस आधार पर काम करता है, ये आपको देखने को मिल जाता है। यूनिट 8 जो है वो लाइब्रेरी ऑटोमेशन की यूनिट है कि इसमें यहां पर कौन कौन से यहां पर एरियाज, प्लानिंग, सिलेक्शन ऑफ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर के तहत यहां पर लाइब्रेरी ऑटोमेशन की जाती है। पॉइंट नंबर 2 की बात करें तो बारकोड, यहां पर क्यूआर कोड है, बारकोड है, RFID है, इसके फीचर्स और एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं।
पॉइंट नंबर 3 की बात करें तो डिजिटलाइजेशन की बात की जाती है। यहां पर प्लानिंग, सिलेक्शन ऑफ मटेरियल्स, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर प्रोसेस इश्यूज क्या है। पॉइंट नंबर 4 की बात करें तो डिजिटल लाइब्रेरी यानी कि जेनेसिस कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं। फिर डिजिटल प्रिजर्वेशन आपको देखने को मिल जाएगा। कौन कौन से डिजिटल लाइब्रेरी इनिशिएटिव चल रहे हैं, चाहे वो नेशनल लेवल पर हो चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पर हो। पॉइंट नंबर 7 में इंस्टीट्यूशनल की रिपोजिटरीज क्या है, उन इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरीज में उनके नीड, पर्पस, टाइप्स और टूल्स क्या क्या होते हैं। सीएमएस क्या होता है, आखिरकार कैसे काम करता है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जिसे हम आर्किटेक्चर, डेटा इंटीग्रेशन, सीएमएस सॉफ्टवेयर, सिलेक्शन, इंप्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन कहते हैं। जो हमारा एआई आज के टाइम पे चल रहा है वो यहां पर लाइब्रेरीज में कैसे हेल्प करता है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है। पॉइंट नंबर 10 है यहां पर ऑन्टोलॉजी क्या है, ऑन्टोलॉजी के टूल्स क्या क्या होते हैं। सीमेंटिक वेव क्या है, लिंक डेटा क्या है, बिग डेटा क्या है, डेटा माइनिंग आखिर क्या है, डेटा हार्वेस्टिंग आखिर क्या है, ये सब चीजें देखने को मिलती है। चलो यूनिट 9 पे आ जाते हैं। यूनिट 9 में आप लोगों को यहां पर रिसर्च देखने को मिलती है। रिसर्च के अंदर क्या क्या कॉन्सेप्ट्स, उस रिसर्च के पर्पस, फंक्शंस क्या है, टाइप्स ऑफ रिसर्च कई बार आपसे पूछा जाता है कि बेसिक एंड अप्लाइड है या फिर इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च है या फिर मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च है। अब जो रिसर्च मेथड किया जा रहा है उसमें हिस्टोरिकल, डिस्क्रिप्टिव या फिर एक्सपेरिमेंटल एंड डेल्फी किस आधार पर क्या काम कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 3 पे चलोगे तो रिसर्च डिजाइन आपसे आ जाती है कि सिलेक्शन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, रिव्यू ऑफ लिटरेचर क्या है। हाइपोथेसिस में देखें तो फॉर्मुलेशन, टाइप्स एंड टेस्टिंग, सैंपलिंग टेक्निक्स क्या होती है। पॉइंट नंबर 4 पे आ जाए तो मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन क्या है। उस मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन में इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, लाइब्रेरी रिकॉर्ड्स, स्किल, चेकलिस्ट कैसे काम करते हैं। डीआईए बहुत इंपॉर्टेंट है, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। इसमें डेटा की प्रेजेंटेशन, उसके स्टैटिस्टिकल मेथड और उसके टेक्निक्स पे बात की जाती है। पॉइंट नंबर 7 में स्टैटिस्टिकल पैकेज, स्प्रेडशीट, एसपीडब्ल्यूएस, बिवेक्सल, आर स्टैटिक्स, इनके बारे में बात की जा रही है। पॉइंट नंबर 7 में रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग एंड साइटेशन टूल्स के बारे में बात की जाती है। और इस राइटिंग और साइटेशन टूल में स्ट्रक्चर, स्टाइल, कंटेंट्स, गाइडलाइंस, ठीक है, जितने भी रेफरेंस स्टाइल मैनेजमेंट टूल्स हैं, जितने भी एंटी प्लेगरिज्म टूल्स हैं, उनकी इवैल्यूएशन क्या है, इसके बारे में बात की जा रही है। पॉइंट नंबर 8 में दोस्तों जो मैट्रिक स्टडीज इन लाइब्रेरी साइंस है, चाहे वो बिब्लियोमेट्रिक्स हो, साइंटोमेट्रिक हो, वेवोमेट्रिक हो, ऑल्टमेट्रिक हो, इनके बारे में बात की जाती है। पॉइंट नंबर 9 में जितने भी इंपैक्ट फैक्टर्स हैं, उन इंपैक्ट फैक्टर्स का आखिरकार एच इंडेक्स, जी इंडेक्स, आई10 इंडेक्स में उनका जर्नल, इंस्टीट्यूशनल एंड ऑथर्स क्या है, इसके बारे में बात की जा रही है। पॉइंट नंबर 10 जो है वो ट्रेंड्स इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस रिसर्च पे बात की जाती है। यूनिट 10 बहुत छोटी है, इसमें एकेडमिक लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन सिस्टम, पब्लिक लाइब्रेरी हो गया, स्पेशल लाइब्रेरी हो गया, हेल्थ साइंस लाइब्रेरी हो गया, कॉर्पोरेट लाइब्रेरी हो गया, एग्रीकल्चर लाइब्रेरी हो गया, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाइब्रेरी हो गया, आर्काइव्स हो गए, म्यूजियम और ओरिएंटल लाइब्रेरीज हो गया, जो हमारे कम्युनिटी इंफॉर्मेशन सिस्टम होते हैं उनकी लाइब्रेरीज हो गई, और लास्ट में इंफॉर्मेशन सर्विसेज एंड सिस्टम फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी, चिल्ड्रन एंड वुमेन हो गया। इनकी सारी लाइब्रेरी सिस्टम के अंदर यहां पर बात की जाती है। अब दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 10 यूनिट आप लोगों की बहुत बड़ा सिलेबस है। पहले मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर स्ट्रेटजी ऑलरेडी सॉल्व करी है कि इन 10 यूनिट को अगर आप कंप्लीट करने जाओगे तो एक वीक में यहां पर एक यूनिट कंप्लीट होगी। अब जब एक वीक में लगभग एक यूनिट कंप्लीट हो रही है तो आपको 10 यूनिट कंप्लीट करने के लिए चाहिए 10 वीक। अब 10 वीक्स तो आपके 2.5 महीना तो यही हो गया, 2.5 मंथ तो आपका सिर्फ और सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने में निकल गया। जब आप लोग यहां पर पेपर 2 स्पेसिफिक का सिलेबस कंप्लीट करते हो तब आप उसके बाद यहां पर रिवीजन कर सकते हो। और किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। रिवीजन हो गया, उस एग्जाम की स्ट्रेटजी हो गई, उस एग्जाम का पैटर्न हो गया, और यहां पर जो पीवाईक्यू है वो पीवाईक्यू कैसे पूछे जा रहे हैं ताकि हम यहां पर उन एमसीक्यू क्वेश्चंस को बना सकूं। तो ये इस तरीके से आपको पढ़ के चलना। पेपर 1 में भी यूनिट 10 है, वो भी आप लोगों को कवर करना है। तो सिलेबस यहां पर लेंदी होता है, लेकिन फिर भी अगर कोई फ्रेशर बिगिनर भी यूजीसी नेट को 6 महीने में सही तरीके से, सही ढंग से क्रैक करना चाहे तो 5 to 6 आवर्स की डेली प्लानिंग के बेसिस में वो 6 मंथ में यूजीसी नेट आराम से क्रैक कर सकता है। क्लियर? तो ये दोस्तों यहां पर हमने चर्चा करी है कि कंप्लीट एग्जाम सिलेबस क्या है, कंप्लीट उसकी स्ट्रेटजी क्या होने वाली है, किस तरीके से आप लोगों को यहां पर पेपर सॉल्व करना है, ये हमने एक ही वीडियो में जान लिया है।
क्लियर है? तो यहाँ पर सिलेबस आप लोगों को मिल गया, एग्जाम पैटर्न क्या होता है वो मैंने समझा दिया, एग्जाम स्ट्रेटजी में आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं। अब आप लोग जो भी यहाँ पर बीएसआई एकेडमी से अगर जुड़ना चाहते हो तो बीएसआई एकेडमी के द्वारा यूजीसी नेट दिसंबर 2026 के लिए कोर्स ऑलरेडी यहां पर लॉन्च कर दिया है। अब नेट दिसंबर 2026 के लिए जब कोर्स ऑलरेडी लॉन्च कर दिया तो जो भी सीरियस कैंडिडेट्स हैं, लिमिटेड सीट्स रखी है तो वो ऑलरेडी यहां पर एनरोल कर चुके हैं। अभी कुछ सीट्स और रिमेनिंग है, तो जो भी विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको यहां पर लगता है कि लाइब्रेरी साइंस को 6 मंथ्स में कंप्लीट करना है तो आप यहां पर बीएसआई एकेडमी के कोर्स से जाके जुड़ सकते हो। नीचे आपको यहाँ पर स्क्रीन में कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, अगर आपको कोई भी डाउट और क्वेरी है तो उस पर कॉन्टैक्ट करके विजिट कर सकते हो। अब मेनली मैं बताऊं कि यहाँ पर हम लोगों ने जो सिलेबस डिजाइन किया है, कैसे हम यहाँ पर सिलेबस लॉन्च करें, वो आपको कंप्लीट रोड मैप में आप लोगों को ऑलरेडी यहाँ पर बता चुका हूं। क्लियर है? तो ये वीडियो संपूर्ण दोस्तों आप सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें सिलेबस मेनली डिस्कस किया गया है, साथ में एग्जाम स्ट्रेटजी भी डिस्कस कर चुकी है। तो अगर आप लोग सिलेबस के लिए कोर्स लेना चाहते हो तो बीएसआई एकेडमी से जुड़ सकते हो, अदरवाइज हम लोग यूट्यूब पर तो मिलते ही हैं। ठीक है, क्लियर है? तो आज की क्लास को दोस्तों हम यहीं बाइंड अप करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।